हम पुष्प की अभिलाषा जो कि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित है, इसको पढ़ेंगे। चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला मैं बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना मनमाली उस पथ पे में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। अब ये संदर्भ लिखेंगे पहले तो इसका। प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत पद पंक्तियां या प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक, इसमें से कोई भी आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से संकलित माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित पुष्प की अभिलाषा नामक शीर्षक से अवतरित है। यह कविता चतुर्वेदी जी के युगचरण नामक काव्य संग्रह से संग्रहित है। ठीक, ये अच्छे से पता होना चाहिए आपको। ठीक है, अब क्या है, इसमें पुष्प के माध्यम से देश पर बलिदान होने की प्रेरणा दी गई है, प्रसंग में लिखेंगे। अब कवि कहता है कि कवि अपनी देश प्रेम की भावना को पुष्प की अभिलाषा के रूप में व्यक्त करते हुए कहता है कि मेरी इच्छा किसी देवबाला के आभूषणों में गूंथने जाने की नहीं है, चाह नहीं सुरबाला के गहनों में, मेरी कोई अभिलाषा नहीं है कि मैं किसी सुरबाला मतलब देवबाला, जो देवबाला मीन्स जो मतलब स्वर्ग की अप्सराएं होती हैं, उनके बारे में कह रहा है कि देवबाला के आभूषणों में गूंथे जाने की मेरी चाहना नहीं है, मेरी इच्छा यह भी नहीं है, चाह नहीं प्रेमी माला के बिंद प्यारी को ललचाऊं, कि मेरी यह भी कामना नहीं है कि मैं प्रेमियों के प्रसन्न करने के लिए प्रेमी द्वारा बनाई जाने वाली माला में पिरोया जाऊं और प्रेमिका के मन को आकर्षित करूं। चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, कह रहा कि हे प्रभु, हे भगवान, मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मैं बड़े बड़े राजाओं के सौ पर चढ़कर सम्मान को प्राप्त करूं। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं और भाग्य पर इठलाऊं, मेरी यह भी कामना नहीं है कि मैं देवताओं के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर अभिमान करूं। अर्थात भाव यह है, मैं इनमें किसी भी प्रकार का सम्मान पाने के निरर्थक समझता हूं, मुझे कोई इस तरह का कोई सम्मान नहीं चाहिए, ये सब मेरे लिए व्यर्थ है। मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक। कवि कह रहा है कि हे बनमाली तुम, हे उपवन के माली, उनसे प्रार्थना कर रहा है उपवन के माली से कि हे उपवन के माली, तुम मुझे तोड़कर उस मार्ग में डाल देना जिस मार्ग से होकर अनेक राष्ट्रभक्त वीर मातृभूमि को अपने प्राणों को बलिदान करने के लिए जा रहे हैं, उन मातृभूमि को शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। कहा कि उस फूल उन वीरों के चरण रज को स्पर्श पाकर अपने को धन्य मानेगा, क्योंकि उनके चरणों पर जो उनके चरण हैं उन पर ही चढ़ना देश के बलिदानी वीरों के लिए उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी, उनके चरणों को छूना ही उसकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। काव्य का सौंदर्य लिखना आवश्यक है और लिखिएगा। इसमें कवि ने फूल के माध्यम से अपने देश प्रेम की भावना को व्यक्त किया है। लगभग जो काव्य का सौंदर्य की पहली लाइन होगी वो प्रसंग से मिलती जुलती होगी। शैली प्रतीकात्मक है, भाषा सरल खड़ी बोली है और रस इसमें ध्यान रखिएगा, जब देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत कोई भावना होती है तो उसमें वीर रस होता है। गुण ओज है और अलंकार में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अब आइए इसमें दूसरा लेते हैं जवानी, जो माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित है। इसमें फिर आप यही संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से संकलित है। माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित जवानी नामक कविता से लिया गया है और यह कविता चतुर्वेदी जी के हिम क्रीटनी से ली गई है। पद्यांश में आप क्या लिखेंगे? इस पद्य में कवि की युवा शक्ति के उत्साह को संचार करते हुए उसे देश उत्थान के कार्यों में प्रवृत्त होने के आह्वान किया गया है। कवि युवाओं को संबोधित करते हुए कहता है, प्राण अंतर लिए है पागल जवानी, कौन कहता है तू विधवा हुई खो आज पानी। चल रही हैं घड़ियां, चल रही हैं सितारे, चल रही हैं नदियां, हिम खंड प्यारे चल रहे हैं सांसें, फिर भी तू ठहर जाए, 2 सदी पीछे की तेरी लहर जाए। पहन ले नरमुंड माला, उठ स्वामुंड सुमेरु कर ले, भूमि के सातु पहन बाना आज धानी, प्राण तेरे हैं साथ उठ री जवानी, द्वार बलि के खोल चल भोडोल कर दे, एक हिमगिरी एक सिर को मोल कर दे, मसल कर अपने इरादों सी उठ कर 2 हथेली कर दे पृथ्वी
ये गोल कर दे। रक्त है या नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश देकर जवानी। जवानी कौन कहता है तू विधवा हुई खो आज पानी। अरे युवकों की पागल जवानी, जवानी को संबोधित करते हुए कभी कह रहा है, अरे युवकों की पागल जवानी, तू अपने भीतर उत्साह एवं शक्ति रूपी प्राणों को कवि संबोधित कर रहा है। अरे युवकों की पागल जवानी, तू अपने भीतर उत्साह और शक्ति रूपी प्राणों को समेटे हुए। कौन कहता है तू अपना पानी यानी कि तेज रूपी पति खो दिया है तूने, और तू विधवा होकर निस्तेज हो गई है। चल रही हैं घड़ियां, घड़ियां अर्थात समय निरंतर चल रहा है। चल रहे हैं नभ के सितारे, और न आसमान के सितारे भी गतिमान हैं। चल रही हैं नदियां, नदियां भी निरंतर प्रवाहमान हैं। चल रहे हिमखंड प्यारे, और पहाड़ों पर बर्फ के टुकड़े भी सरक सरक कर अपनी गति का प्रदर्शन कर रहे हैं। चल रही हैं सांसें फिर भी तू ठहर जाए, कह रहे प्राणी मात्र की सांसें भी निरंतर चल रही हैं। इस सर्वत्र गतिशील वातावरण में ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि तू ठहर जाए, 2 सदी पीछे की ये तेरी लह जाए। और इस गतिमान समय में यदि तू ठहर गया तो तुझमें गति का ज्वार भाटा ना आया तो तू 2 शताब्दी तक पीछे पिछड़ जाएगा। पहन ले नरमुंड की माला, उठ स्वामुंड सुमेरु कर ले। आगे कभी क्या कह रहा है कि समय बीत जाने पर तुझमें तरंगे उठेंगी, और उन तरंगों को 2 शताब्दी वाली पीछे वाली गति होगी। अर्थात जवानी का अलसा जाने पर देश की प्रगति 2 शताब्दी पीछे हो जाती है। यानी कि आप जैसे आप लोग हैं, आप देश के युवा हैं, अगर जो आप थक कर हार कर बैठ जाएंगे तो क्या होगा, आप जो युवा ही थक कर हार के बैठ जाएगा तो क्या होगा, वो देश भी कई शताब्दी पीछे चला जाएगा। क्योंकि युवा एक इंसान कुछ क्षणों में नहीं हो जाता, युवा होने में कुछ वर्षों लगते हैं। और अगर जो युवा ही अगर जो शांति से बैठ जाता है, युवा ही शांति से बैठ जाएगा तो क्या होगा, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा फिर, है ना। ये तो हम लगाए ही नहीं, ये क्या हुआ। मुंड माला उठ स्वामुंड सुमेरु कर ले, कह रहे कि नर मुंड, हे नवयुवक जवानी, तू उठ और दुर्गा की भांति मनुष्यों के मुंडों की माला पहन ले। उठ स्वयं सुमेरु कर ले, भूमि सा तू पहन बाना आज धनी, प्राण तेरे हैं उठ री जवानी। कहते हैं कि नरमुंडों की इस माला को तू अपने सिर को सुमेरु बना ले, अर्थात बलिदान के क्षेत्र में तू सर्वोपरि बन जा। और यदि आज समर्पण की आवश्यकता पड़े तो पीछे मत हटना। जिस प्रकार लहाते हुए धानों की हरियाली धरती के जीवन झलकता है, ऐसे ही जवानी तू भी उत्साह से भरकर धानी चुनर ओढ़ ले, और प्राण तत्व तेरे साथ हैं। अतः हे युवकों की जवानी, तू आलस्य को त्याग उठ और खड़ी हो और सर्वत्र कांति ला दे। फिर से इसको समझते हैं। प्राण अंतर लिए है पागल जवानी, कवि नवयुवकों की जवानी को संबोधित करते हुए कह रहा है कि हे युवकों की पागल जवानी, तू अपने भीतर उत्साह और शक्ति रूपी प्राणों को समेटे हुए, तेरे अंदर ये जो है उत्साह और शक्ति रूपी प्राण है, ये तेरे अंदर हैं। कौन कहता है तू अपने पानी को, अपने तेज रूपी पति को तूने खो दिया है और तू विधवा होकर निस्तेज हो गई। देखिए यहाँ पर एक उपमा दी गई है ना। मैं जिधर भी दृष्टिगत पाता हूँ, जिधर भी देखता हूँ, उधर गति ही गति दिखाई दे रही है। घड़ियाँ चल रही हैं, समय चल रहा है, निरंतर चल रहा है। आसमान के सितारे भी गतिमान हैं, नदियाँ निरंतर प्रवाहमान है, पहाड़ों से बर्फ टूट टूट कर सरक सरक कर अपनी गति को प्रदर्शित कर रही है। प्राणी मात्र की सांसें भी निरंतर चल रही हैं। इस सर्वत्र गतिशील वातावरण में ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि तू ठहर जा। इस गतिमान समय में यदि तू ठहर गई तो तुझमें गति का एक ज्वार भाटा ना आया, तू शताब्दियों पीछे पिछड़ जाएगी। समय बीत जाने पर जब तुझमें तरंगे उठेंगी तो उन तरंगों में 2 शताब्दी पीछे वाली गति होगी। अर्थात जवानी को अलसा जाने पर क्या होगा, जवानी के अलसा जाने पर देश की प्रगति 2 शताब्दी पीछे चली जाएगी। आगे संबोधित करते हुए, पहन ले नरमुंड माला, उठ
स्वयंभू सुमेरु कर ले, भूमि सा तू पहन बाना आज धानी, प्राण तेरे साथ हैं उठ रही जवानी। आगे नवयुवकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे नवयुवकों की जवानी, तू उठ और दुर्गा की भांति मनुष्यों के मुंडों की माला पहन, नरमुंडों की इस माला से तू अपने सिर को सुमेरु बना ले, अर्थात बलिदान के क्षेत्र में तू सर्वोपरि बन। आज यदि आज समर्पण की आवश्यकता पड़े तो तू पीछे मत होना, सर्वस्व समर्पण करने के लिए तैयार रहना। जिस प्रकार लहराते हुए धान के खेतों की हरियाली धरती के जीवन को झलकता है, खेतों की हरियाली देख के ऐसा लगता है कि धरती में जीवन है। जीवन की ही तो, जब लहराते हुए खेत ही तो ये प्रदर्शित करते हैं कि धरती में जीवन है। ऐसे ही जवानी भी तू भी उत्साह भर के धानी चुनर ओढ़ ले और प्राण तत्व तेरे साथ हैं। हे युवकों की जवानी, तू आलस को त्याग खड़ी हो और सर्वत्र क्रांति ला दे। काव्य का सौंदर्य में आप क्या लिखेंगे? यही पंक्तियों में कवि ने देश के युवकों का आह्वान किया है। भाषा सहज और सरल खड़ी बोली है, शैली उद्बोधन है, रस वीर रस है। देखिए यहाँ पर नवयुवकों को संबोधित किया जा रहा है, तो आप समझिए यहाँ पर कौन सा रस होगा? वीर रस ही होगा। गुण ओज है, जहाँ पर संबोधित किया जाता है और तब जाके यहाँ पर गुण ओज ही आता है। और अलंकार अनुप्रास है, उपमा रूपक है। अब आते हैं द्वार बलि के खोल चल भूडोल कर दे, एक हिमगिरी एक सिर को मोल कर दे। देखिए यहाँ पर समझिएगा, फिर मसल कर अपने इरादों सी उठ कर दे, हथेली की पृथ्वी गोल कर दे। रक्त है या नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे कर जवानी। संदर्भ वही रहेगा कि प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड से संकलित माखन लाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित जवानी नामक कविता से ली गई हैं। यह कविता चतुर्वेदी जी के संग्रह हिम क्रीटनी से ली गई हैं। अब इसमें आगे प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से चतुर्वेदी जी देश के युवा वर्ग को उत्साहित कर रहे हैं और वह देश की वर्तमान स्थिति को बदल दें। व्याख्या। चतुर्वेदी युवकों का आह्वान करते हुए कहते हैं, हे युवकों, तुम अपनी मातृभूमि के बलिदान देने के लिए परंपरा का द्वार खोलकर इस धरती को कंपायमान कर दो, मतलब हिला डालो इस धरती को, और हिमालय के एक एक कण के लिए एक एक सिर समर्पित कर दो। कह रहे हैं कि हिमालय के जो एक एक जो कण है उसके एक एक कण के समान एक एक सर अपना देने के लिए तत्पर रहो, समर्पित कर दो। हे नौजवानों, तुम्हारे संकल्प बहुत ऊंचे हैं। जिन्हें पूर्ण करने के लिए तुम्हारे पास दो हथेलियां हैं। कहते तुम्हारे संकल्प इतने ऊंचे हैं और इनको पूरा करने के लिए तुम्हारे पास क्या है? दो हथेलियां हैं। और अपनी इन हथेलियों को ऊंचे संकल्पों के समान उठाकर तुम पृथ्वी को गोल कर सकते हो। अपनी हथेलियों से इन पृथ्वी को गोल कर सकते हो, अर्थात बड़ी से बड़ी बाधा को हटा सकते हो। हे वीरों, तुम अपनी युवावस्था को परख अपनी शीश देकर कर सकते हो। इस बलिदान परीक्षण से तुम्हें यह भी ज्ञात हो जाएगा कि तुम्हें धमनियों में शक्तिशाली रक्त दौड़ रहा है अथवा उनमें केवल रक्तहीन पानी भरा हुआ है। मतलब तुम्हारे इस बलिदान की तत्परता से पता चल जाएगा कि तुम्हारे अंदर खून ही दौड़ रहा है, रक्त ही दौड़ रहा है, या उसमें पानी, तुम्हारी नसों में पानी ही दौड़ रहा है ना। संबोधित करते हुए इतना अच्छे से कहते हैं। देखिए इतना अच्छा है कि इन्हें इसीलिए राष्ट्रकवि कहा जाता है कि इतना इनका जो इन्होंने प्रेरणा दी है, तो एक अंदर से एक जोश आ जाता है। तो इसीलिए इन्हें राष्ट्रकवि कहा जाता है। वो देश की परिस्थितियों को देखकर उन्होंने युवकों और नवयुवकों का आह्वान किया। देखिए कोई काव्य जो होता है उस देश की स्थिति के हिसाब से लिखा जाता है, और जैसी स्थिति होती तो वहाँ ये नवयुवकों की स्थिति के अनुसार नवयुवकों में जोश भरने के लिए ऐसा काव्य की रचना हुई, और ये बहुत अच्छा लिखते हैं। देखिए आप यहाँ से लग ही रहा होगा कि काफ़ी कुछ अच्छा है ना। है नहीं फिर लाल किसके खून, लाल खून है नहीं, अरे कंकाल किसके, प्रेरणा सोई कि आटा दाल किसके, सिर न चढ़ पाया कि छापा माल किसके, वेद की वाणी हो आकाशवाणी धूल है, जो जग में नहीं पाई जवानी। अब इसमें फिर आप देखिए प्रस्तुत प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत पद में कवि ने युवकों को प्रेरणा देते हुए उन्हें वीर पुरुष के लक्षण बताए हैं, समझाए हैं। कैसे हैं? कहते हैं, कवि कहता है, हे युवकों, यदि तुम्हारे अंदर खून में लाली नहीं है, अगर तुम्हारा खून लाल नहीं है तो तुम्हारा चेहरा ओज गुण से लाल नहीं है, अर्थात देश के गौरव
की रक्षा के लिए यदि तुम में बलिदान करने का उत्साह नहीं है तो तुम्हें भारत माता के लाल नहीं हो। कह रहे लाल चेहरा नहीं है, फिर लाल किसके? अगर तुम्हारे चेहरों में वो तुम्हारे चेहरे पे लालिमा नहीं है अपने प्राणों को मातृभूमि में को समर्पित करने की, अगर तुम्हारे अंदर ये लालसा नहीं, लालिमा नहीं है चेहरे पे तुम्हारे, तो फिर तुम किसके लाल हो? तुम मातृभूमि के लाल कैसे हुए? इस भारत भूमि के लाल कैसे हुए? तो तुम, अगर तुम्हें बलिदान करने का उत्साह नहीं है तो तुम भारत माता के लाल नहीं कहे जा सकते। तुम्हारे रक्त में यदि लालिमा नहीं है तो उष्णता रूपी जोश नहीं है तो तुम्हारे अस्थिपंजर देश के किस काम आएंगे? यदि देश पर बलिदान होने की तुम्हारी प्रेरणा सोच गई है तो तुम्हारे ये शरीर शत्रु के लिए आटा दाल किस रूप में भोज्य पदार्थ बनकर रह जाएंगे? मतलब अगर जो ये कह रहे हो कि अगर जो तुम्हारी प्रेरणा सोई रही तो ये आटा दाल किसके हो जाएंगे? ये तुम्हारे शत्रु के होके रह जाएंगे जो तुम खा पी रहे हो। सिर ना चढ़ पाया तो छापा मार के। और यहाँ पे देखिए कितना अच्छे का, तुम्हारे सिर की शोभा धार्मिक क्रियाकांडों की छापा तिलक लगाने से या माला करने से धारण नहीं बढ़ेगी। कह रही कि अब देखिए कितनी अच्छी लाइन कही है कि तुम्हारे सिर की शोभा धार्मिक क्रियाकांडों की छापा तिलक लगाने से या माला धारण करने से नहीं बनेगी, वरन देश पे बलिदान होने से बढ़ेगी। तात्पर्य यह है कि धार्मिक प्रतीकों का तब तक कोई मूल्य नहीं होता जब तक मातृभूमि पर शीश चढ़ाने का भाव हृदय में ना पैदा हो। कवि पुनः कहता है कि जिस कविता से युवा में खून वेद की वाणी हो या आकाशवाणी, धूल है जो जग नहीं पाई जवानी। कह रहे कि अगर जो कवि कह रहा है कि जिस कविता में युवाओं के उत्साह ना जगाया जा पाए या ना जग सके वह कविता निरर्थक है, उस कविता का कोई मोल नहीं है, भले ही वो पवित्र वेद से उद्धृत क्यों ना, पवित्र वेदों से ही क्यों ना ली गई हो, अर्थात स्वयं देवताओं के मुख से क्यों ना निकली, आकाशवाणी की ही क्यों ना हो। अगर जो युवकों में प्रेरणा शक्ति का संचार नहीं कर रहे हैं, जीवन शक्ति का संचार नहीं कर रहे, उनमें देश के प्रति समर्पित होने का भाव नहीं पैदा कर रही है तो वह व्यर्थ है, निरर्थक है। यहाँ स्वाभिमान और बलिदान का महत्व को समझाया गया है। काव्यगत सौंदर्य में लिखेंगे, भाषा साहित्य खड़ी बोली है, रस वीर है, गुण ओज है। आगे एक बच्चा है वो भी पढ़ा दें, बस कहानी खत्म। नेक्स्ट है क्या है? विश्व है असी का नहीं संकल्प का, हर प्रलय के का कोण कायाकल्प का, फूल गिरते सूल सिर ऊंचा लिए हैं, रसों के अभिमान को नीरस किए हैं, खून हो जाए न तेरा देख पानी, मरण का त्योहार जवानी की जवानी, जीवन की जवानी। प्रसंग में पंक्तियों में कवि युवा शक्ति को क्रांति का अग्रदूत मानते हुए युवकों में आत्मसम्मान की प्रेरणा दी गई है। कवि कह रहा है, कवि नवयुवकों को क्रांति के लिए उत्तेजित करते हुए कहता है कि क्या यह संसार तलवार का है? क्या यह संसार तलवार की धार या सल से ही जीता जा सकता है? नहीं, यह बात नहीं है। यह संसार दृढ़ निश्चय वाले व्यक्तियों का है और इसे उन्हीं के द्वारा ही जीता जा सकता है। प्रत्येक प्रलय का उद्देश्य संसार के अंदर परिवर्तन या क्रांति लाना होता है। हे युवाओं, यदि तुम निश्चय करके नव निर्माण के लिए अग्रसर हो जाओ तो तुम समाज व व्यवस्था में प्रलय की तरह पूर्ण परिवर्तन कर सकते हो। अतः तुम्हें दृढ़ संकल्प होकर नई क्रांति के लिए अग्रसर होना चाहिए। जब युवा के अंदर दृढ़ संकल्पों की कमी होगी तो उसका पतन क्या हो जाता है? निश्चित हो जाता है। जैसे आप ही लोग हैं, एक युवा हैं, अगर जो आपके अंदर संकल्प मतलब नहीं बन पाया कि हम अच्छे नंबर लाएँ, अच्छे मार्क्स लाएँ, तो क्या है, तो आपका पतन निश्चित है। आप के अंदर संकल्प ही नहीं कि हम आगे क्या करें या कुछ अच्छा करने का संकल्प नहीं है तो आप समझ लीजिए आपका जीवन निरर्थक है, आपका पतन निश्चित है। तो इसी प्रकार कवि नवयुवकों को आह्वान करते हुए कहता है, जब तक व्यक्ति के अंदर दृढ़ संकल्पों की कमी होती है तो उसका पतन होता चला जाता है। वायु के हल्के झोंके से फूल नीचे गिर जाते हैं और उसकी सुंदरता नष्ट हो जाती है, लेकिन कांटे, आंधी और तूफान में भी गर्व से अपने सिर उठाए खड़े हैं। हे युवक, दृढ़ संकल्प से मर मिटने की भावना उत्पन्न होती है। अगर जो आपको दृढ़ संकल्प हो गया, आप ही को देखिए हो गया, तो आप क्या कहेंगे? कुछ भी हो जाए, मुझे इतने नंबर लाना है, मैं दिन रात एक कर दूंगा, मुझे सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है। तो इसी तरह वो कभी कह रहा है कि दृढ़ संकल्प से मर मिटने की भावना उत्पन्न होती है और ऐसे व्यक्ति कभी अपने इरादों से विचलित नहीं होते। कांटे फूलों की कोमलता और सरसता के अभिमान को अपनी दृढ़ संकल्प शक्ति से चकनाचूर कर देते। क्या होता है? फूलों में कोमलता होती है, लेकिन वो क्या होता है? कुम्हला जाते हैं, गिर जाते हैं, लेकिन कांटे नहीं गिरते हैं, वो दृढ़ संकल्प होकर खड़े रहते हैं आंधी तूफान में। कभी जवानी को संबोधित करते हुए कहता है कि हे जवानी, जब तेरी नसों में रक्त में जो उत्साह रूपी उष्णता या गर्मी नहीं है तो उत्साह के नष्ट हो जाने से
तेरा रक्त शीतल लहर, यानी कि ठंडा कहीं आप तुम्हारा रक्त शीतल लहर होकर पानी के रूप में परिवर्तित ना हो जाए, तुम्हारा रक्त ठंडा ना पड़ जाए, है ना, अर्थात तेरे जोश ठंडा ना पड़ जाए। तो जीवन में जवानी उसी का नाम है जो मृत्यु का उत्सव और उल्लासपूर्ण क्षण समझे। जीवन में बलिदान का दिन ही जवानी का सबसे आनंदमयी दिन होता है। जो वीर सपूत जो प्राणों को अपने निछावर करते हैं, उनके लिए वो दिन बहुत ही अच्छा होता है, गौरवान्वित वाला दिन होता है। ऐसे तो एक मतलब एक नॉर्मल, एक साधारण सा दिन रहता है, लेकिन जब वो अपने प्राणों को निछावर करते हैं तो वो जीवन की वास्तविक जवानी होती है, वो आनंदपूर्ण होती है। अब काव्यगत सौंदर्य में आप लिखेंगे, दृढ़ संकल्प से ही क्रांति लाई जा सकती है, ये बताया गया है। नए युगों में प्राणों का बलिदान करके विश्व के नवनिर्माण कर सकते हैं। भाषा ओजपूर्ण है, शैली उद्बोधनात्मक है, रस वीर है, गुण ओज है, अलंकार उपमा और अनुप्रास है। ठीक है, ये आपका कंप्लीट होता है कौन सा, माखनलाल चतुर्वेदी जी का। ठीक है।